सैनिक उपलब्धियों को देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने किस तरह से अपना, जब वो राजा बना था तो उसने दिग्विजय नीति अपनाई थी और उसने जो है आसपास के अपने राज्यों को जीत लिया था। जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान जो था, जिसको गजनी सौंप दिया गया था, गजनी सौंपने के बाद उसने पेशावर पर हमला किया, मुल्तान पर हमला किया, सिंध पर हमला किया और सिंध के बाद गुजरात पर हमला किया था। उसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने भी, जब वो राजा बन गया था, राजा बनने के बाद उसने दिल्ली के पास हरियाणा पर हमला किया था, हरियाणा में जो जातियाँ थी उनको पराजित किया था, हरियाणा के बाद गुजरात पर हमला किया था, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश पर हमला किया था। किसने हमला किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। वापस ध्यान से सुनो बच्चों, पृथ्वीराज चौहान की सैनिक उपलब्धियों का हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने हरियाणा पर हमला किया था, पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर हमला किया था, पृथ्वीराज चौहान ने मध्य प्रदेश पर हमला किया था, 3 जगह हमला किया था। और फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान कन्नौज गया था और कन्नौज से सहयोगिता का अपहरण करके अजमेर लौट कर आया था। सब बच्चों ने ध्यान से सुना। अब इसको हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। सबका ध्यान ग्रुप पर रहेगा। पृथ्वीराज चौहान की सैनिक उपलब्धियों को आप देख रहे हो। सैनिक उपलब्धियाँ, पृथ्वीराज चौहान की सैनिक उपलब्धियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ सैनिक उपलब्धियों में यहाँ देखो, पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले ये यहाँ राजस्थान है और राजस्थान के यहाँ पे कौन सी जगह है बच्चों? राजस्थान के पास में दिल्ली है, जिसको दिल्ली बोलते हैं। और दिल्ली में यहाँ पर अपर गांधी, दिल्ली में अपर गांधी था और हरियाणा में नागौर था। दिल्ली के जस्ट पास में कौन सी जगह है? यहाँ पे हरियाणा है। दिल्ली के पास में कौन सी जगह है बच्चों? हरियाणा है। यहाँ दिल्ली में तो अपर गांधी है और नागौर में पृथ्वीराज चौहान ने अपना जो सेनानायक था, सेनानायक कौन है? भुवनेकमल था। भुवनेकमल को सेना के साथ कहाँ रवाना कर दिया था? यहाँ राजस्थान में अजमेर से रवाना कर दिया था। कौन सी जगह? दिल्ली में। और दिल्ली में अपर गांगे को पराजित किया था। अपर गांगे पराजित हो गया था। दिल्ली तक का क्षेत्र अब किसके अधिकार में हो गया? पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में हो गया था। दिल्ली, अजमेर से लेकर दिल्ली तक का क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में है। दिल्ली में अपर गांगे भी पराजित हो गया था। फिर हरियाणा में नागार्जुन को बंदी बनाया था। नागार्जुन के सारे परिवार को बंदी बना लिया था और वहाँ के सारी जनता को पराजित कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा पर भी पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो गया था। और हरियाणा के बाद हम सीधा गुजरात की बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात से पहले उसने मध्य प्रदेश पर हमला किया था। पहला हमला कहाँ पर? सैनिक विजय में। पहली विजय कौन सी? दिल्ली की विजय में। ऐसे आपको बता देता हूँ। पहली विजय सबसे पहला पृथ्वीराज चौहान ने हमला किया था दिल्ली पर, दिल्ली के अपर गांगे को पराजित किया था। दूसरे नंबर की हरियाणा में उसने हमला किया था और नागार्जुन को पराजित किया था। नागार्जुन को पराजित करने के बाद हरियाणा के अंदर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हरियाणा में हिसार, रेवाड़ी, हरियाणा का जो जगह है हिसार है, रेवाड़ी है, इन जगह पर एक जाति रहती थी, एक मतलब एक खतरनाक जाति रहती थी। जाति उसका नाम क्या था? भंडारक नाम था। उस कास्ट का क्या नाम था? उस कास्ट का नाम था भंडारक। भंडारक, ये भंडारक लोग क्या करते थे? ये जैसे सूर्य अस्त हो जाता था और शाम होते अंधेरा होते ये लोग झुंड बनाते थे और दिल्ली की सीमा पर हमला करते थे। और दिल्ली की सीमा पर हमला करके और वहाँ के लोगों को क्या करते थे? पराजित करते थे। दिल्ली की सीमा पर हमला करते थे, लूटपाट करते थे, लूट मचाते थे, खूब सारा धन लूट कर और वापस चले जाते थे। पृथ्वीराज चौहान को जब इस बात का पता चला तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भंडारकों को पहले पराजित करो। और फिर हरियाणा में इन भंडारकों को पराजित किया गया था। 3 सफलता हासिल की गई थी। पहली सफलता हासिल की थी यहाँ दिल्ली पे अपर गांगे को पराजित किया था। दूसरी सफलता हासिल की थी हरियाणा में नागार्जुन को पराजित किया था दूसरी बार में। और तीसरी बार में इन भंडारकों को जाति इन पर हमला करके पृथ्वीराज चौहान ने इन सबको बंदी बना लिया था, जेल में डाल दिया था। 3 सफलता हासिल की थी। अब चौथी सफलता मध्य प्रदेश की सफलता आती है। कौन सी सफलता आती है बच्चों? मध्य प्रदेश की। यहाँ कौन सी जगह है? ये मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें बच्चों, मध्य प्रदेश में क्या होता है? यहाँ पर मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का राजा कौन होता है? बुंदेलखंड का राजा मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का राजा कौन होता है? परमार द्वितीय होता है। और परमार कौन से वंश का होता है? महोबा वंश का होता है। बोर्ड पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एमपी है और एमपी में कौन? बुंदेलखंड। यहाँ जगह कौन सी है बच्चों? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में यहाँ
वंश कौन सा था? यहाँ पे चंदेल वंश था। यहाँ कौन सा वंश है बच्चों? यहाँ पे चंदेल वंश है। और इस चंदेल वंश का राजा कौन है? यहाँ पे चंदेल वंश का राजा परमार्दी देव। कौन सा देव है बच्चों? यहाँ पे परमार्दी देव है। और परमार्दी देव के दरबार में दो वीर योद्धा रहते हैं। पहले योद्धा का नाम क्या है? आलाहा है। और दूसरे योद्धा का नाम क्या है? उदल। पहला योद्धा आलाहा है, दूसरा योद्धा उदल है। पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले हमला किया था। कौन सी जगह हमला किया बच्चों? पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर हमला किया था। दिल्ली पर हरियाणा में आया था। हरियाणा में भंडारा जाति को पराजित किया था। बाद में मध्य प्रदेश में आया। कौन सी जगह आया? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पर हमला किया था। यहाँ बुंदेलखंड का राजा कौन है? परमार्दी देव। कौन सा राजा है बच्चों? परमार्दी देव है। इनका वंश कौन सा है? चंदेल वंश के है ये। और परमार्दी देव के राज्य के अंदर क्या है? जो दो वीर योद्धा थे, आला और उदल। किसी कारणवश आला और उदल अपने राजा से नाराज हो गए थे और नाराज होकर उत्तर प्रदेश में कन्नौज नामक स्थान पर चले गए थे। उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर चले गए थे? कन्नौज नामक स्थान पर चले गए थे। अब क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने अचानक मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के परमार्दी देव के राज्य पर हमला कर दिया था। उस समय आला और उदल कन्नौज से लौटकर अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए वापस आ गए थे। आला और उदल इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। पूरा एमपी यानी मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड साम्राज्य का परमार्दी देव राजा पराजित हो गया था। पूरा मध्य प्रदेश पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में हो गया। किसके अधिकार में हो गया बच्चों? पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में हो गया। और इस तरह मध्य प्रदेश की सीमाएं भी अब किसके अधिकार में आ गई थी? चौहान वंश के अधिकार में आ गए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था ये जो है राय पिथौरा कहलाता था। ये दल पोंगल के नाम से भी जाना जाता था। ये भारत का अंतिम राजपूतों में ये अंतिम शासक था। चौहानों का अंतिम शासक था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले कहाँ पर हमला किया था? दिल्ली पर किया था। दिल्ली के बाद हरियाणा पे किया था। हरियाणा में के बाद भंडारा को जातियों को पराजित किया था। भंडारा को जातियों को पराजित करने के बाद मध्य प्रदेश पर हमला किया था। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पर हमला किया था। बुंदेलखंड में महोबा वंश जो चंदेल वंश था और बुंदेलखंड की राजधानी जेजापुर भी कहते थे इसको गुजरात। अब कौन? गुजरात का राजा भीम सेकंड था। गुजरात का राजा कौन था बच्चों? भीम सेकंड था। भीम सेकंड और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या कारण रहता है? ऐसी कौन कौन सी घटनाएं रहती है जिसकी वजह से गुजरात के राजा भीम सेकंड और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है? उसका एक कारण है। और वो कौन सा कारण रहता है? कारण यह है कि बच्चे आपने सिरोही में माउंट आबू का नाम सुना होगा। सिरोही के माउंट आबू में परमार वंश का राजा अलग था। ध्यान से सुना बच्चों। सिरोही के अंदर सिरोही जिले में माउंट आबू का राजा परमार वंश का राजा अलग था। अलग की पुत्री इच्छनी थी। इच्छनी से पृथ्वीराज चौहान भी विवाह करना चाहता था और गुजरात का राजा भीम सेकंड भी विवाह करना चाहता था। अब इच्छनी तो एक में और विवाह करने वाले दो व्यक्ति हैं। अब यहाँ बच्चों आपको ध्यान से सुनना है कि इच्छनी तो माउंट आबू की रहने वाली थी। माउंट आबू में वंश कौन सा था? परमार वंश था। परमार वंश का राजा कौन सा था? अलग था। अलग की बेटी कौन थी? इच्छनी थी। इच्छनी से दो जने विवाह करना चाहते थे। गुजरात का राजा भीम सेकंड इच्छनी से विवाह करना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान भी इच्छनी से विवाह करना चाहता था। अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता था? इसलिए यही कारण था कि पृथ्वीराज चौहान ने भीम सेकंड पर हमला किया था और भीम सेकंड भी पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था। दोनों आपस में खूब लड़े लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला था। कोई हारा नहीं था। कभी कौन हारता था, कभी कौन जीतता था, कभी कौन हारता था, कभी कौन जीतता था। और इस युद्ध को फिर ये युद्ध का जो निष्कर्ष निकला था उसका कुछ पता भी नहीं चला। इच्छनी ने दोनों से विवाह करने से मना कर दिया था। इच्छनी ने कहा कि मुझे ना तो पृथ्वीराज चौहान से विवाह करना है, ना भीम सेकंड से विवाह करना। और इस तरह युद्ध का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। इस तरह पृथ्वीराज चौहान की जो सीमाएँ थी वो गुजरात तक से इनकी सीमाएँ थी। यहाँ पृथ्वीराज चौहान की सैनिक उपलब्धियों में बच्चों मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि पृथ्वीराज वापस एक बार ध्यान से सुनो। पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले दिल्ली पर हमला किया था। दिल्ली को अपने अधिकार में किया। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हरियाणा पर नागार्जुन को पराजित किया था और नागार्जुन के बाद भंडारा को जाति को पराजित किया था। वहाँ से मध्य प्रदेश में चंदेल वंश के राजा परमार्दी देव को पराजित किया था। आला और उदल जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद गुजरात में भीम सेकंड पर भी हमला किया था। ये पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय नीति, पृथ्वीराज चौहान की सैनिक
उपलब्धियाँ कहलाती हैं। और अब हम जो यहाँ पृथ्वीराज का हमने प्रारंभिक जीवन का अध्ययन कर लिया, पृथ्वीराज का हमने सैनिक उपलब्धियों का भी हमने इसका जो अध्ययन किया है। और मोहम्मद गोरी के साथ इसका जो तराइन के मैदान में पहला हमला होगा, 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में दूसरा हमला होगा, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। किस तरह से मोहम्मद गोरी वहाँ से 1 लाख सेना लेकर आता है, किस तरह से मोहम्मद गोरी की सेना को 5 भागों में बांट दिया जाता है। मोहम्मद गोरी हरियाणा के तराइन के मैदान में आकर अपनी सेना का जमवाड़ा पूरा जमा लेता है। उधर पृथ्वीराज चौहान भी अजमेर से प्रस्थान होकर दिल्ली जाता है। दिल्ली से वो हरियाणा के तराइन के मैदान में सेना, दोनों की सेनाएं आमने सामने होती है। किस तरह से प्रातःकाल युद्ध शुरू हो जाता है, किस तरह से मोहम्मद गोरी का सेनापति जो था गोविंद राज जो था वो मोहम्मद गोरी के घोड़े के सामने चला जाता है। गोविंद राज पर हमला होता है। गोविंद राज पर मोहम्मद गोरी जो है अपने भाले से गोविंद राज पर हमला करता है। किस तरह से गोविंद राज के 2 दांत टूट जाते हैं और वापस वो अपनी कटार निकालता है। कौन कटार निकालता है? गोविंद राज। पृथ्वीराज का बेटा जो होता है वो गोविंद राज होता है, वो कटार निकालता है। कटार निकाल के उस पर मोहम्मद गोरी पर हमला करता है। मोहम्मद गोरी घोड़े से गिरकर नीचे ग्राउंड पर गिरने ही वाला था कि उसका स्वामी भक्त सरदार जलालुद्दीन उसको उठा के युद्ध के मैदान से उसको बाहर ले जाता है। और इस तरह से मुसलमान भाग रहे थे, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन राजपूतों ने उनका पीछा नहीं किया था। राजपूतों ने मुसलमानों को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। भागते हुए सैनिकों पर वार करना राजपूतों के बस में नहीं था। राजपूत अपनी आन बान शान के लिए वीर गति को प्राप्त हो सकते थे, मर सकते थे, मर मिट सकते थे, लेकिन अब कभी अपना सिर झुका नहीं सकते थे, सिर कटा सकते थे। उन्हीं राजपूतों में ये पृथ्वीराज चौहान था। और इस तरह से तराइन का पहला युद्ध है, उसका डिटेल से हम अध्ययन करेंगे और तराइन के दूसरे युद्ध का डिटेल से अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा थे। 1166 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, इनकी माँ कर्पूर देवी थी। 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा बने थे और ये चौहान वंश के अंतिम शासक थे। पृथ्वीराज चौहान का सीएम कौन था? पृथ्वीराज चौहान के सेनानायक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान का सीएम कदमवास था। पृथ्वीराज चौहान का सीएम कौन था बच्चों? कदमवास। इसको कैलाश के नाम से भी जाना जाता था। इसको कौन से नाम से जाना जाता था? कैलाश के नाम से। पृथ्वीराज चौहान का जो सेनानायक था उसका क्या नाम था? भुवनेकमल इसके सेनानायक का नाम था। पृथ्वीराज चौहान का ये प्रारंभिक जीवन है। 11 वर्ष की अवस्था में पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक बने बच्चों? अजमेर के राजा बने थे। पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी से शत्रुता कैसे थी? इसके लिए हमें मोहम्मद गोरी का जीवन परिचय देखना पड़ेगा। किस तरह से मोहम्मद गोरी गजनी से आया था। गजनी के कौन से गौर वंश था, वहाँ पे गौर वंश का वो गवर्नर था। वहाँ से उसने सबसे पहले मुल्तान पर अटैक किया था और मुल्तान पर अटैक करने के बाद उसका सिंध प्रदेश पर हमला हुआ था। सिंध प्रदेश पर हमला होने के बाद गुजरात पर हमला हुआ था। गुजरात पर हमला होने के बाद उसका पेशावर पर हमला हुआ था। पेशावर पर हमला होने के बाद लाहौर पर किया था और लाहौर के बाद उसने पंजाब पर हमला किया था और पंजाब के बाद अंतिम रूप से वो भारत में हरियाणा के तराइन के मैदान में पहुंचा था। ये कौन है? ये पृथ्वीराज चौहान है बच्चों। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में शत्रुता थी। और मोहम्मद गोरी कौन था? एक हमलाकारी था, एक आक्रमणकारी था जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला कौन है बच्चों? मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी से पहले हिंदुस्तान पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गोरी से पहले हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी में बहुत फर्क है बच्चों। मोहम्मद गजनवी जो था उसका उद्देश्य भारत में लूटपाट करके और चले जाना था। उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 17 बार अटैक किया था। सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट कर ले गया था। और वो मोहम्मद गोरी गैमल दर्रे से, कौन से दर्रे से बच्चों? गैमल दर्रे से हिंदुस्तान में आया था। मोहम्मद गजनवी गैमल दर्रे से हिंदुस्तान में आया था और मोहम्मद गोरी खैबर दर्रे से हिंदुस्तान में आया था। कौन सा दर्रा था बच्चों? खैबर दर्रा। अब थोड़ा सा अगर हम मोहम्मद गोरी के इतिहास को जान लें तो ठीक रहेगा। सबका ध्यान कहाँ रहेगा? बोर्ड के ऊपर। अल्पतगीन जिसने गजनी शहर की स्थापना की थी। और गजनी का शासक कौन था? गजनी का शासक था मोहम्मद बिन साउद। गजनी का शासक कौन था बच्चों?
गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, गजनी का शासक गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम का छोटा भाई, इसका एक छोटा भाई है और छोटे भाई का नाम क्या है? मोहम्मद बिन साम। शमशुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ये शमशुद्दीन मोहम्मद बिन शाम जो था बच्चों, यही भारत के इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से फेमस हुआ था। किसके नाम से? मोहम्मद गोरी के नाम से फेमस होने वाला कौन था? शमशुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसको एक बार वापस ध्यान से सुनिए बच्चों। गजनी में कौन सा वंश था? गौर वंश था। और गौर वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। और गौर वंश का जो राजा जो था बाद में बना था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। कौन बना था? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का छोटा भाई कौन था? शमशुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। शमशुद्दीन मोहम्मद बिन शाम भारत के इतिहास में क्या बना था? मोहम्मद गोरी के नाम से फेमस हुआ था। अपने बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को गजनी का गौर वंश सौंप दिया था और कहा कि आज से तुम यहीं के गवर्नर हो, तुम ही गजनी प्रदेश को संभालो, हम तो अब आराम करेंगे। और सारी सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? मोहम्मद गोरी के हाथ में आ गई थी, जिसका मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था? शमशुद्दीन मोहम्मद बिन शाम नाम था। शमशुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। यही शमशुद्दीन मोहम्मद बिन शाम यानी मोहम्मद गोरी ने आगे चल के भारत के जो एक दिग्विजय की नीति अपनाई थी, एक सैनिक विजय की नीति अपनाई थी। और सैनिक विजय की नीति को अपनाते हुए सबसे पहले इसने 1175 ईस्वी में कहाँ पर अधिकार किया था? मुल्तान पर इसका अधिकार हुआ था। मुल्तान पाकिस्तान में स्थित है। और 1175 के बाद 1176 में इसने ये जगह जो है गुजरात के पास सिंध प्रदेश। कौन सी जगह बच्चों? सिंध प्रदेश। सिंध प्रदेश में राजपूत भट्टी राजपूतों को पराजित करने वाला मोहम्मद गोरी था। 1178 ईस्वी में कहाँ आया था? गुजरात। और गुजरात पर हमला किया था। गुजरात का इस समय राजा कौन था? भीम सेकंड। उसको मूलराज सेकंड भी कहते थे। तो क्या कहते थे? मूलराज सेकंड। 1178 ईस्वी में गुजरात पर भीम सेकंड 1178 में भीम सेकंड से पराजित होने वाला कौन था? मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी भीम सेकंड से पराजित हो गया था और पराजित होकर वापस कहाँ? गजनी चला गया था। 1178 के 3 साल बाद 79, 80, 81, 1181 में मोहम्मद गोरी ने पेशावर पर हमला किया था। कौन सी जगह हमला किया था बच्चों? पेशावर पर। 1189 में इसने लाहौर पर हमला किया था। 1189 में लाहौर पर हमला किया था। 1179 में मोहम्मद गोरी ने बठिंडा, पंजाब की कौन सी जगह? बठिंडा पर हमला किया था। यहाँ देखिए सब मोहम्मद गोरी का जो सबसे पहला हमला था वो कौन सा हमला था? दूसरा हमला कौन सा था? तीसरा हमला कौन सा था? चौथा हमला कौन सा था? पांचवा हमला कौन सा? सबसे पहला हमला था मुल्तान पर, उसने हमला किया था पहला नंबर। दूसरे सिंध प्रदेश पर हमला किया था दूसरा नंबर। तीसरे नंबर गुजरात पर हमला किया है जिसमें वो हार गया था। चौथा हमला किया था उसने पेशावर पर। यहाँ देखिए पहला हमला इसने किया था कौन सी जगह? मुल्तान पर। ये टिक लगा देता हूँ। पहला हमला मुल्तान पर किया था, दूसरा हमला सिंध प्रदेश पर किया था, तीसरा हमला गुजरात पर किया था। गुजरात के हमले में मोहम्मद गोरी हार गया था। चौथा हमला कहाँ पे किया था? पेशावर पे। पांचवा हमला कहाँ किया था? लाहौर पे। छठा हमला कहाँ किया था? बठिंडा पे। टोटल कितने हमले हुए थे? 6 हमले हुए थे। उसके बाद वो हिंदुस्तान के प्रवेश द्वार और दिल्ली के प्रवेश द्वार यानी हरियाणा के पास तराइन के मैदान के पास पहुंचा था। वैसे दिल्ली का प्रवेश द्वार पानीपत का मैदान कहलाता है और तराइन भी वहीं पानीपत के मैदान के आसपास ही स्थित है, जहां विशाल सेना 1 लाख सेना लेकर आया था। किस तरह अपनी सेना को जमाया था और किस इसका डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। यहाँ ये पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमने पहले देख लिया था। ये मोहम्मद गोरी का जीवन हमने देख लिया। दोनों का तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म गुजरात में होता है और पालन पोषण गुजरात में होता है, लेकिन वो राजा अजमेर का बनता है। अजमेर से लेके